माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ मीनाक्षी फ्रॉम वेम एकेडमी क्लासेस नासिक। बच्चों, हम देख रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर 4 थर्मोडायनेमिक्स और आज है उसका लेक्चर नंबर 13 जिसमें हम स्टडी करने वाले हैं टॉपिक्स न्यूमेरिकल्स ऑन एडियाबैटिक प्रोसेस। इसके पहले ऑलरेडी हमने एडियाबैटिक प्रोसेस का थ्योरेटिकल लेक्चर स्टडी किया है, उसके फॉर्मूलेज भी लर्न किए हैं। आज हम लोग इससे रिलेटेड मतलब थर्मोडायनेमिक प्रोसेस से रिलेटेड सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन और आपके एक्सरसाइज में पूछे गए क्वेश्चन वो सभी लेने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स ऑन एडियाबैटिक प्रोसेस। तो सबसे पहले बच्चों जो फॉर्मूलेज हम लोगों ने स्टडी किए हैं वो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला हम लोगों ने देखा है गैमा का। गैमा इज इक्वल टू होता है 1+2 डिवाइड बाय एफ। तो बहुत जगह पर ये फॉर्मूला यूज किया है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। उसके बाद हमने वर्क डन का भी फॉर्मूला यूज किया। वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, इसके दो फॉर्मूलेज हमने स्टडी किए हैं वर्क डन के। एन आर इन ब्रैकेट T2 माइनस T1 या फिर TF माइनस TI डिवाइड बाय 1 माइनस गैमा, ये एक फॉर्मूला लर्न किया। उसके बाद दूसरा फॉर्मूला हमने लर्न किया W इज इक्वल टू P2V2 माइनस P1V1 या फिर PFVF माइनस PIVI डिवाइड बाय 1 माइनस गैमा। तो ऐसे दो फॉर्मूलेज हम लोगों ने यहाँ पे लर्न किए वर्क डन से रिलेटेड। उसके बाद तीसरा फॉर्मूला हमने लर्न किया PV इज इक्वल टू गैमा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो इसको हमने तीन टाइप्स में, तीन फॉर्म में देखा PV रेस टू गैमा को। एक प्रेशर वॉल्यूम फॉर्म, दूसरा हमने देखा इस फॉर्मूले के ऊपर बहुत बार न्यूमेरिकल पूछे गए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, TV रेस टू गैमा -1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो ये फॉर्मूला भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर बहुत बार न्यूमेरिकल पूछे गए हैं इसीलिए मैंने आपको बताया। ठीक है, तो ये फॉर्मूलेज हमने देखे। तो देखो बच्चों, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो 4 प्रोसेसेस हमने स्टडी की है उनके ग्राफ के ऊपर एक बार क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्वेश्चन देखो क्या था, उन्होंने एक ग्राफ निकाला था। ग्राफ कुछ इस प्रकार था, एक ऐसा, दिस इज 1 कर्व, दिस इज कर्व नंबर 2, this is curve number 3 and this is curve number 4। तो ऐसे टोटल 4 कर्व्स उन्होंने दिए थे। दिस इज वॉल्यूम एंड दिस इज प्रेशर। तो हम लोगों ने चारों प्रोसेसेस लर्न किए, उनके ग्राफ्स भी लर्न किए हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें से कौन सा ग्राफ कौन सा है। तो इसमें कुछ ऑप्शंस दिए रहेंगे, 1 आइसोकोरिक, 1 ऐसे ऑप्शंस दिए। तो मैं डायरेक्टली ऑप्शंस नहीं लिखती, आपको डायरेक्टली बताती हूँ। तो सबसे पहला कर्व जो है वो किसका है, देखो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि ये जो प्रेशर है वो क्या है, कांस्टेंट है। अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, प्रेशर का यूनिट क्या होता है, बार, तो उसको हम बोलते हैं आइसोबारिक। मतलब पहला जो कर्व है वो किसका है, आइसोबारिक का। सबके ग्राफ भी मैंने आपको बताया तो आपको तुरंत बताते आना चाहिए। उसके बाद ग्राफ नंबर 2, उसमें हमें क्या दिख रहा है कि वॉल्यूम कांस्टेंट है। इससे हमें क्या पता चल रहा है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। और कौन सी प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन है ग्राफ नंबर 3 का एंड ग्राफ नंबर 4 का। अब देखो ये 3 एंड 4 दोनों भी एडियाबैटिक के हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जब मैं आपको बताऊंगी तब आपको समझ में आएगा वो। लेकिन मैंने आपको बताया है कि जो एडियाबैटिक प्रोसेस होता है वो फास्ट होता है, तो उसका स्लोप बहुत जोर से मतलब तेजी से गिरता है। तो यहाँ पे जो ग्राफ जिसका स्लोप ज्यादा रहेगा वो क्या रहेगा, दैट इज एडियाबैटिक, और जिसका स्लोप कम रहेगा वो आइसोथर्मल। तो हमें पता चल रहा है इसका स्लोप ज्यादा है, इसका स्लोप ज्यादा है मतलब 4 नंबर का ग्राफ एडियाबैटिक रहेगा, 3rd नंबर का ग्राफ आइसोथर्मल रहेगा। दोनों का ग्राफ सेम है लेकिन जिसका स्लोप ज्यादा रहेगा उसको हम एडियाबैटिक बोलेंगे। तो इसमें आइसोथर्मल 3rd नंबर का है एंड 4 नंबर का क्या है, एडियाबैटिक है। तो कभी भी इस ग्राफ के ऊपर भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने आपको ये चारों ग्राफ के ऊपर एक क्वेश्चन लिया है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको ग्राफ पता होने चाहिए। तो ये एक क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया और एक ग्राफ के ऊपर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, आप गैमा के ऊपर ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या था देखो, उन्होंने एक ग्राफ दिया था, कुछ इस प्रकार ग्राफ था।
इसको कहा 1 और इसको कहा 2, दो कर्व दिए थे और बोला था कर्व 1 एंड 2 बोथ आर एडियाबैटिक, बोथ आर एडियाबैटिक, दोनों भी क्या है, एडियाबैटिक है। ये क्वेश्चन कब पूछा गया था? 2002 जेई में पूछा गया सवाल है ये, IIT जेई 2002 में पूछा गया सवाल है। बोथ कर्व 1 एंड 2 बोथ आर एडियाबैटिक, दोनों भी एडियाबैटिक है। और नीचे ऑप्शंस दिए थे उन्होंने, एडियाबैटिक है तो पहला कर्व किसका है, दूसरा कर्व किसका है वो पहचानो। तो पहला कर्व उन्होंने बोला हेलियम एंड ऑक्सीजन, मतलब पहला कर्व हेलियम का है, दूसरा कर्व ऑक्सीजन का है। सेकेंड ऑप्शन दिया था ऑक्सीजन एंड हेलियम, थर्ड ऑप्शन दिया था हेलियम एंड ऑर्गन, फोर्थ ऑप्शन दिया था ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, N2 एंड O2। ठीक है, तो ऐसे 4 ऑप्शंस उन्होंने दिए थे। अब देखो यहाँ पे एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये जो कर्व उन्होंने दिया है दैट इज ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द गैमा। कैसे? देखो गैमा का फॉर्मूला हम लोगों ने स्टडी किया, गैमा इज इक्वल टू क्या होता है, 1+2 डिवाइड बाय एफ होता है। तो गैमा इज इक्वल टू 1+2 डिवाइड बाय एफ, इसका मतलब मोनो एटॉमिक के लिए हमने स्टडी किया, मोनो एटॉमिक के लिए गैमा क्या होता है, मोनो एटॉमिक के लिए एफ की वैल्यू, एक बार मैं इसको रफ करके आपको एक्सप्लेन करनी है, ये रहने दो, इस साइड में एक्सप्लेन करती हूँ आपको। देखो तो मोनो एटॉमिक के लिए सबको दिख रहा है, मोनो एटॉमिक के लिए एफ की वैल्यू क्या होती है, दैट इज 3। तो गैमा की वैल्यू क्या रहेगी, 1+2 डिवाइड बाई 3 दैट इज इक्वल टू 3+2 मतलब 5 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 1.67। ठीक है, गैमा फॉर मोनो एटॉमिक। गैमा फॉर डाई एटॉमिक मतलब ये किसके लिए रहेगा, जो सिंगल एटम्स है, जैसे कि हेलियम है, HENE हेलियम है, नियॉन है, ऐसे एटम्स के लिए, मोनो एटॉमिक एटम्स के लिए ये कितना रहेगा, 1.67। उसके बाद डाई एटॉमिक मतलब H2, O2, N2, ये जो है इनके लिए F क्या होता है, डाई एटॉमिक के लिए F होता है 5, मतलब ये कितना होगा 1+2 डिवाइड बाय 5, सो 5+2 इज 7 डिवाइड बाय 5 दैट इज इक्वल टू, इसको कैलकुलेट किया तो ये हमें मिलता है 1.4। ओके, उसके बाद गैमा फॉर पॉली एटॉमिक, ऑलरेडी हम लोगों ने स्टडी किया है, वापस मैं एक बार बता रही हूँ। पॉली एटॉमिक मतलब कौन होता है, CH4 होता है, देन NO2 होता है, SO2 होता है, इनके लिए ये गैमा क्या, F क्या रहेगा, दैट इज 6, मतलब 1+2 डिवाइड बाय 6, 6+2 इज 8 डिवाइड बाय 6 दैट इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू 1.33। ओके, इससे हमें क्या पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है इससे, गैमा फॉर मोनो एटॉमिक इज ग्रेटर देन गैमा फॉर डाई एटॉमिक इज ग्रेटर देन गैमा फॉर पॉली एटॉमिक। और जितना ज्यादा गैमा उतना ज्यादा स्लोप, दैट मीन्स गैमा इज मोर देन स्लोप इज मोर, देन स्लोप इज मोर। क्यों? देखो इसमें जितना ज्यादा गैमा उतना ज्यादा स्लोप, क्योंकि हमने देखा PV इज इक्वल टू क्या होता है, गैमा इज इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट, एंड क्योंकि यहाँ पे इसका जो स्लोप होता है एडियाबैटिक प्रोसेस में, स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, देखो स्लोप इज इक्वल टू होता है गैमा इंटू P डिवाइड बाई V, ये स्लोप का फॉर्मूला है, माइनस गैमा इंटू P डिवाइड बाई V, ये फॉर्मूला होता है, मतलब यहाँ गैमा से मल्टीप्लाई होता है, तो जितना ज्यादा गैमा उतना ज्यादा स्लोप। ओके, तो अभी देखो मुझे बताओ, मोनो एटॉमिक का गैमा ज्यादा है मतलब मोनो एटॉमिक का स्लोप ज्यादा होगा, तो किसका स्लोप ज्यादा है, 2 का स्लोप ज्यादा है। तो इस कर्व को ठीक से ऑब्जर्व करो, हमें पता चलता है कि ये जो 2 है इसका स्लोप ज्यादा है और 1 का स्लोप कम है। ठीक है, इसका मतलब हम बोलेंगे कि गैमा ऑफ 2 इज ग्रेटर देन गैमा ऑफ 1। इससे हम बोल सकते हैं कि ये 2 ज्यादा है, इसका मतलब ये गैमा क्या है, मोनो एटॉमिक का है, और ये गैमा क्या है, डाई एटॉमिक है। इसमें डाई एटॉमिक एंड मोनो एटॉमिक 2 ही मॉलिक्यूल्स दिए हैं, तो हम बोलेंगे ये डाई एटॉमिक का है, मतलब कर्व 2 जो है वो मोनो एटॉमिक का है, कर्व 1 जो है वो डाई एटॉमिक का है। मतलब हम बोल सकते हैं 1 में
एक मोनो एटॉमिक होना चाहिए और दूसरे में डायटोमिक। तो ऐसा देखो कहाँ पे है, इसमें देखो मोनो एटॉमिक, हमारा सीक्वेंस क्या है, मोनो एटॉमिक डायटोमिक। इसमें देखो मोनो एटॉमिक डायटोमिक, सॉरी हमारा सीक्वेंस क्या रहेगा, 1 में क्या डायटोमिक और 2 में क्या मोनो एटॉमिक, मतलब डायटोमिक मोनो एटॉमिक ऐसा होना चाहिए। यहाँ पे क्या है, मोनो एटॉमिक डायटोमिक, मतलब ये कैंसिल। इसमें दोनों भी मोनो एटॉमिक है, इसमें दोनों भी डायटोमिक है, और पहले डायटोमिक मोनो एटॉमिक बस ऑप्शन नंबर 2 में है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 क्या करेक्ट ऑप्शन रहेगा। समझ में आया? ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। आप क्या करो, ये जो मैंने बताया ऑलरेडी थियोरेटिकल पार्ट में ये मैंने कवर किया है, तो ये वैल्यूज जो है वो इनको लर्न ही कर लो। और ये जो मैंने आपको बताया था कि गामा मोनो एटॉमिक इज ग्रेटर देन गामा डायटोमिक ग्रेटर देन गामा पॉलीएटोमिक, ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको लर्न ही कर लो। और इसकी वैल्यू लर्न हो तो वो और भी ज्यादा अच्छा रहेगा। 1.67 ग्रेटर देन 1.4 1.3, तो इसको लर्न ही कर लो आप लोग, क्योंकि ये बहुत बार आपको लगने वाला है। जिसका गामा ज्यादा रहेगा उसका स्लोप ज्यादा रहेगा एडियाबैटिक में, और आइसोथर्मल में ये गामा नहीं होता, बस P/V होता है, -P/V होता है स्लोप आइसोथर्मल में। तो एडियाबैटिक का जो स्लोप होता है वो गामा टाइम्स होता है आइसोथर्मल से, क्योंकि यहाँ पे गामा मल्टीप्लाई है। ठीक है, ये बातें भी आप लोग याद रखो। आपके बुक में ये नहीं दिया है, बट ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए इसको याद रखना जरूरी है। ठीक है, तो ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। एक्चुअली क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, बस आपको पता होना चाहिए ये कंसेप्ट कि गामा जिसका ज्यादा स्लोप उसका ज्यादा। ओके, मोनो एटॉमिक ग्रेटर देन डायटोमिक ग्रेटर देन पॉलीएटोमिक, बस ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपके नोट्स में दिया है ये क्वेश्चन, बहुत सिंपल है वैसे, बट एक बार थोड़ा कैलकुलेशन में आपको प्रॉब्लम आ सकता है, इसलिए मैं इसको ले रही हूँ। 2 moles of an ideal monoatomic gas occupy a volume 2V at temperature 300 Kelvin. It expands to volume 4V adiabatically. Then what is the final temperature of a gas? देखो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे गिवन लिख लेते हैं, क्या क्या इन्होंने दिया है। देखो 2 moles of an ideal gas मोनो एटॉमिक गैस ऑक्यूपाई वॉल्यूम, मतलब V1 दिया है उन्होंने 2V। ओके, उसके बाद टेम्परेचर T1 कितना दिया है, दैट इज इक्वल टू 300 केल्विन। केल्विन में ही दिया है तो इसको कन्वर्ट करने की हमें जरूरत नहीं है। उसके बाद इट एक्सपांड्स वॉल्यूम, मतलब V2 कितना दिया है उन्होंने 4V दिया है, एक्सपांड हो रहा है। एंड एडियाबैटिकली देन व्हाट इज द फाइनल टेम्परेचर, मतलब हमें T2 पूछा है। ठीक है, अब यहाँ पे उन्होंने साफ बोला है कि ये मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल है, मतलब इसका गामा क्या रहेगा, मोनो एटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है 3, मतलब 1 + 2 डिवाइड बाय 3, सो दैट इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाय 3, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, देखो कहीं तो भी यहाँ TV एंड गामा ये तीनों आने चाहिए, तो ऐसा फॉर्मूला कौन सा है, T1 V1 रेज टू गामा -1 इज इक्वल टू T2 V2 रेज टू गामा -1, ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। TV रेज टू गामा -1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, मतलब ये फॉर्मूला हमें यहाँ पे यूज करना होगा। तो इससे हमें T2 निकालना है, तो T2 इज इक्वल टू T1 एज इट इज रहेगा V1 रेज टू गामा -1 डिवाइड बाय V2 रेज टू गामा -1। तो यहाँ V1 डिवाइड बाय V2 लेके हम लोग गामा -1 कॉमन ले सकते हैं, मतलब हमें फॉर्मूला मिलेगा T1 इन ब्रैकेट V1 डिवाइड बाय V2 रेज टू गामा -1। ठीक है, अभी यहाँ पे हमें V1 पता है, V2 पता है, गामा पता है, T1 पता है, सभी वैल्यूज डाल दो तो T2 हमें मिलेगा। तो T2 इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, T1 क्या है 300 इन ब्रैकेट V1 कितना है 2V, V2 कितना है 4V रेज टू क्या है गामा -1, मतलब 5 डिवाइड बाय 3 -1। ठीक है, सो दैट इज इक्वल टू, ये V कैंसिल होगा, 2 1 = 2 2 2 = 4 होगा, तो ये हमें मिलेगा 300 इन ब्रैकेट 1 डिवाइड बाय 2 रेज टू, ये देखो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो 5 - 3 मतलब 2 डिवाइड बाय 3 हमें मिलेगा। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कैसे करोगे देखो, सो दैट इज इक्वल टू, ये सीख ही लो क्योंकि आगे जाके बहुत बार आपको इसको यूज करना है। तो ये 300 रहेगा इनटू, इसका स्क्वायर पहले कर लो फिर क्यूब रूट लेंगे, स्क्वायर किया 1 का स्क्वायर क्या आएगा 1, 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4 रेज टू 1/3
अब मुझे बताओ क्यूब रूट ऑफ 1 क्या आएगा, 300 इंटू क्यूब रूट ऑफ 1 क्या आएगा, 1 ही आएगा। एंड क्यूब रूट ऑफ 4 क्या आएगा, देखो। अब ऐसी वैल्यू ढूंढो जिसका नियर अबाउट क्यूब रूट हमें मिले। ऐसे नंबर ढूंढो जिसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने के बाद आपको 4 आंसर मिले। तो ऐसा नंबर कौन सा है जिसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने के बाद हमें 4 मिलता है, दैट इज 1.6, राइट ना। 1.6 को अगर आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 4 मिलेगा। ये आपको ही करना पड़ेगा, इसको ऑप्शन नहीं है। ऐसा नंबर ढूंढते जाओ, 1.5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके देखो, फिर आपको बराबर समझ में आएगा। तो 1.6 को अगर हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें नियरली इक्वल टू 4 मिलता है, ठीक है। अब इसको हमें क्या करना है, देखो 16 से 300 को 1.6 से डिवाइड करना है। तो कैसे करोगे, देखो अभी ये इंटू 1 किया तो 300 ही रहेगा। इसको इजी करने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो 0.6 है इसका एक डिजिट हम लोग शिफ्ट करते हैं। तो अगर मैंने इसको एक डिजिट शिफ्ट किया तो यहाँ पे क्या बनेगा, 3000 बनेगा। अब करो 16 से डिवाइड, ये 3000 डिवाइड बाय 16 करो, कितना आएगा, 16 1 जा 16, यहाँ पे हमें करना पड़ेगा 16 1 जा 16, 19 8 7.5। इसका आंसर हमें मिलता है 187.5। ओके, अभी ये हमने नियरली वैल्यूज ली है क्योंकि हमारे पास कैलकुलेटर भी नहीं है, लॉग टेबल भी नहीं। लॉग टेबल का यूज करके आप इसको सॉल्व कर सकते थे, लेकिन जेई जैसे एग्जाम में हमें लॉग टेबल भी अलाउड नहीं होता, कैलसी भी अलाउड नहीं होता। तो उस वक्त हम लोग क्या करेंगे, तो हमें नियरली कैलकुलेशन करना जरूरी होता है। तो हम लोग ऐसे ही उसको कैलकुलेट करते हैं। तो 187 मतलब ये नियरली इक्वल टू हमें कितना मिल रहा है, 188 मिल रहा है। आपके बुक में उन्होंने 189 केल्विन दिया है और हमारा आया 188 केल्विन, मतलब नियर अबाउट वैल्यूज वहां पे हमें चलेगी, ठीक है। तो इसका आंसर हमें कितना मिलेगा, 188 केल्विन। ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। समझ में आया सबको। यहाँ पे बस गलती मत करो, यहाँ 4 ऐसा नंबर ढूंढो जिसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, 4 का क्यूब रूट निकालना है। क्यूब रूट हम कैसे निकालते हैं, जैसे कि 8 का क्यूब रूट हम कैसे निकालते हैं, क्यूब रूट ऑफ 8 कैसे निकालते हैं, 2 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 8 मिलता है। वैसे हमें यहाँ पे क्या दिया है, 4, तो 8 का 2 है, 8 का हाफ 4 है, तो 4 का क्या आएगा, नियर अबाउट 2 के कम, मतलब 1.6 हमने किया। 1.2 पहले लेके देखो, 3 लेके देखो, 4 लेके देखो, 5 लेके, इससे हमें कंपैरिजन समझ में आ जा रहा है। 1.6 को हमने मल्टीप्लाई किया तो 4.0 समथिंग आंसर हमें मिलता है। तो 1.6 हम लोग अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले सकते हैं, ठीक है। समझ में आया, ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। पूछा गया क्वेश्चन है, अ डायटोमिक आइडियल गैस इज कंप्रेस्ड एडियाबेटिकली टू 1/32 ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम। If initial temperature of gas Ti in Kelvin and final temperature is ATI, then the value of A is, options दिए हैं A1, B2, C3 and D4। मतलब देखो उन्होंने क्या बताया कि एक डाई एटॉमिक आइडियल गैस लिया, उसको कंप्रेस किया, तो उसका जो इनिशियल वॉल्यूम था, सपोज हमने उसको V कंसीडर किया, तो वो V/32 हो गया, मतलब 32 से कम हो गया, 1/32। इफ इनिशियल टेम्परेचर ऑफ गैस Ti, उसका इनिशियल टेम्परेचर Ti था और फाइनल टेम्परेचर ATI था, तो वैल्यू ऑफ A क्या रहेगी। यहाँ पे भी हमें दिख रहा है कि यहाँ पे वॉल्यूम एंड टेम्परेचर का कोई तो भी रिलेशन है, राइट ना। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए टेम्परेचर और वॉल्यूम का रिलेशन कौन से इक्वेशन में मिलता है हमें, वही PV⁻⁴ इज कांस्टेंट का यूज करके हमने निकाला था। ओके, तो सॉल्व करते हैं हम लोग। बहुत ही सिंपल सवाल है। देखो सबसे पहले जो दिया है वो लिख लेते हैं। इनिशियल वॉल्यूम उन्होंने कितना दिया है उसको हम V कंसीडर करते हैं, और उन्होंने बोला कि फाइनल वॉल्यूम जो है वो इसके 32, मतलब V/32 हो गया, ठीक है। उसके बाद इनिशियल टेम्परेचर उन्होंने बोला है कितना, दैट इज Ti। इनिशियल टेम्परेचर Ti ही बोला है, लेकिन फाइनल टेम्परेचर जो है वो A × Ti बन गया। ओके, तो ये A की वैल्यू क्या है ये हमें निकालना है। तो हमें रिलेशन पता है, कौन सा रिलेशन लेंगे हम लोग, यहाँ पे भी वही रिलेशन हमें यूज करना है। TV⁻⁻⁻1 इज इक्वल टू कांस्टेंट, यही रिलेशन हम लोग यूज करेंगे।
अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि गामा की वैल्यू यहाँ पे क्या रहेगी, राइट ना। तो गामा उन्होंने बोला है कि डाई एटोमिक आइडियल गैस, तो डाई एटोमिक आइडियल गैस के लिए F इज इक्वल टू क्या होता है, 5 होता है। तो गामा इज इक्वल टू क्या रहेगा, 1 + 2 डिवाइड बाय F, दैट इज इक्वल टू 1 + 2 डिवाइड बाय 5। सो गामा इज इक्वल टू 7 डिवाइड बाय 5। ये हमारी गामा की वैल्यू आई, ठीक है। तो यहाँ पे अभी गामा -1 हम लोग डाल सकते हैं। तो यहाँ दो टेम्परेचर, दो वॉल्यूम दिए, इनिशियल फाइनल, तो यहाँ पे भी ये इक्वेशन हमें इनिशियल एंड फाइनल के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। मतलब TI VI रेज टू गामा -1 इज इक्वल टू TF VF रेज टू गामा -1। ओके, अब सभी वैल्यूज हमें पता है, TI पता है, क्या निकालना है, A निकालना है ना। तो TI VI TF VF की वैल्यू और एंड गामा की वैल्यू, सभी वैल्यूज पुट कर दो। TI कितना है, यहाँ पे TI ही है, VI हमने V कंसिडर किया है, एंड V रेज टू क्या आएगा फिर, दैट इज 7/5, 7/5, दैट इज इक्वल टू TF कितना दिया है, ATI, ओके। देन VF कितना दिया है, V डिवाइड बाय 32, V डिवाइड बाय 32 रेज टू गामा -1। ओके, अब यहाँ पे देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है। यहाँ TI तो कैंसिल होगा, दोनों साइड TI है तो दोनों साइड कैंसिल होगा। उसके बाद यहाँ पे ये V भी कैंसिल होगा, राइट ना, क्योंकि ये दोनों साइड पे V है। यहाँ पे भी गामा की वैल्यू हम लोग क्या डालेंगे, यहाँ 7 -1 होना चाहिए, यहाँ पे भी 7/5 -1 होना चाहिए। तो ये V भी कैंसिल होगा एंड TI कैंसिल होगा, बस A बचेगा, 32 बचेगा। अब इस 32 को अगर हम इस साइड शिफ्ट करते हैं तो वो मल्टीप्लाई होता है, राइट ना। पहले 7 डिवाइड बाय 5 -1 क्या होता है वो निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, देखो ये 32 अगर मैं इस साइड शिफ्ट करती हूँ तो वो क्या होगा, A तो एज इट इज रहेगा, और 32 अगर इस साइड शिफ्ट किया तो वो ऊपर मल्टीप्लाई होगा। और इसको ये 7 डिवाइड बाय 5 रेज टू -1 हमें करना पड़ेगा, 7 डिवाइड बाय 5 रेज टू -1। सो A इज इक्वल टू क्या रहेगा, 32 इंटू 7 डिवाइड बाय 5 -1, मतलब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, 7 - 5 डिवाइड बाय 5। सो 7 - 5 कितना होता है, दैट इज इक्वल टू 32 रेज टू 2 डिवाइड बाय 5। ओके, 2 डिवाइड बाय 5। अब इसको हमें ऐसे फॉर्म में लिखना है ताकि ये 5 कैंसिल हो जाए। तो अगर हम 32 को देखो, 32 इसको 2 से डिवाइड करते जाओ, 32 इंटू 2 कितना होगा, 16। देन अगेन 2 से डिवाइड करो 8, अगेन 2 से डिवाइड करो 4, अगेन 2 से डिवाइड करो 2, अगेन 2 से डिवाइड करो 1, मतलब 1 2 3 4 5। तो 2 रेज टू 5 का मतलब क्या होता है, 32 होता है। तो A इज इक्वल टू, हम लोग इसको ऐसे फॉर्म में लिखेंगे, 2 रेज टू 5 रेज टू 2/5। तो यहाँ पे ये 5 और ये 5 कैंसिल होगा एंड 2 का स्क्वायर बनेगा। 2 का स्क्वायर क्या होता है, दैट इज 4। मतलब A की वैल्यू हमें यहाँ पे क्या मिली, 4। बहुत ही सिंपल सवाल था, अगर आपको सभी बातें पता होगी तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो। तो A इज इक्वल टू 4 कौन से ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन डी में दिया है, A इज इक्वल टू 4। ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है बच्चों, जेई 2011 में पूछा गया सवाल है, 5.6 लीटर ऑफ हीलियम गैस एट STP adiabatically compressed to 0.7 liter, taking initial temperature to be T1, work done in process is। यहाँ पे उन्होंने 0.7 लीटर हीलियम गैस दिया है एट STP adiabatically compressed to 0.7 लीटर एंड इनिशियल टेम्परेचर T1 लेने के लिए बोला है, और उन्होंने सभी रिलेशन हमें RT1 के फॉर्म में दिए। मतलब ऑब्वियसली हमें वर्क डन का फॉर्मूला NRT का यूज करना है, ठीक है। दो फॉर्मूलेस है ना, एक PV के फॉर्म में है, एक NRT के फॉर्म में। तो ऑब्वियसली यहाँ पे RT के फॉर्म में दिया है, मतलब हमें NRT का ही फॉर्मूला यूज करना है। तो ऑप्शन ए देखो क्या दिया है, 9/8 RT1, 3/2 RT1, 15/8 RT1, 9/2 RT1। तो
तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे हम लोग वर्क डन का W इज इक्वल टू NR T2 माइनस T1 डिवाइड बाय 1 माइनस गैमा, ये फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम ऑब्जर्व करें तो सभी हमें T1 के फॉर्म में दी है, मतलब इस T2 को भी हमें T1 के फॉर्म में लिखना है। तो इस T2 को T1 के फॉर्म में लिखने के लिए हम लोग वापस वही रिलेशन यूज करेंगे जो लास्ट एग्जाम्पल में हमने यूज किया था। कौन सा? TV रेस टू गैमा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो T1 V1 रेस टू गैमा माइनस 1 इज इक्वल टू T2 V2 रेस टू गैमा माइनस 1, यही रिलेशन हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। यहाँ पे हमें T1 ही डालना है। V1 पता है, V1 कितना दिया है 5.6 लीटर एंड 0.7 लीटर V2, तो 5.6 डालेंगे हम लोग यहाँ पे। गैमा माइनस 1 इज इक्वल टू T2 एज इट इज रखो क्योंकि T2 को ही हमें T1 के फॉर्म में लिखना है, एंड V2 कितना दिया है 0.7 लीटर गैमा माइनस 1। अब T2 को एज इट इज रहने दो, T1 को इधर शिफ्ट करो, ठीक है। T1 इधर शिफ्ट किया, 0.7 इधर शिफ्ट किया, तो ये उस साइड जाके डिवाइड होगा और T1 इस साइड आके डिवाइड होगा, मतलब हमें मिलेगा T2 डिवाइड बाय T1, क्योंकि हमें T2 का रिलेशन चाहिए। दैट इज इक्वल टू ये 5.6 एज इट इज रहेगा डिवाइड बाय 0.7 होगा, और इन कॉमन रेस टू गैमा माइनस 1 किया हमने। तो अभी देखो इसको डिवाइड कैसे करोगे, पॉइंट को शिफ्ट कर लो, एक पॉइंट इधर शिफ्ट किया तो एक पॉइंट इधर शिफ्ट होगा, ठीक है। तो हमें रिलेशन क्या मिलेगा, T2 डिवाइड बाय T1 इज इक्वल टू ये मिलेगा 56 डिवाइड बाय 7, क्योंकि हमने पॉइंट शिफ्ट कर लिया गैमा माइनस 1। दैट इज इक्वल टू 56 डिवाइड बाय 7, 7 8 जा 56, मतलब हमें मिलता है 8 रेस टू गैमा माइनस 1 T2 डिवाइड बाय T1। अब यहाँ पे गैमा क्या आएगा, हेलियम गैस बोला है। हेलियम क्या होता है, मोनो एटॉमिक। मोनो एटॉमिक के लिए F क्या होता है, दैट इज 3, ऑलरेडी हम लोगों ने स्टडी किया। तो गैमा इज इक्वल टू क्या होता है 1+2 डिवाइड बाय F, मतलब 1+2 डिवाइड बाय 3, सो 3 1 जा 3+2 इज दैट इज 5/3। तो गैमा की वैल्यू हमें मिलेगी 5/3। तो यहाँ पे हमने डाला 8 रेस टू 5/3 माइनस 1, 5/3 माइनस 1 करो, 3 1 जा 3, मतलब 5 माइनस 2 दैट इज 2/3। सो 8 रेस टू कितना आएगा, ये 2/3 आएगा, ठीक है। अब इस 8 को 3 के फॉर्म में लिखो। 8 को कौन सा नंबर मल्टीप्लाई किया तो 3 टाइम, मतलब किसका क्यूब है 8, 2 का क्यूब है, तो हम इसको 2 क्यूब रेस टू 2/3 ऐसे लिखेंगे। तो 3 3 कैंसिल होगा और हमें मिलेगा 2 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4। तो T2 इज इक्वल टू हमें क्या मिला, रिलेशन 4T1 मिला। तो अभी ये इक्वेशन हम लोग T1 के पूरा इक्वेशन T1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब T2 की जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे, 4T1 पुट करेंगे। तो सबसे पहले हमें T2 को T1 के फॉर्म में लाना है, ये हमारा पहला स्टेप है, ठीक है। अभी मैं इसको रफ करती हूँ। अब हम लोग ये वर्क डन सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमें वर्क डन चाहिए, वर्क डन फाइंड करना है। ये हमने सिर्फ T2 को T1 के फॉर्म में लिखा, इसको मैं रफ करने जा रही हूँ। नाउ सी वर्क डन इज इक्वल टू NR T2 माइनस T1। अभी हमने रिलेशन फाइंड आउट किया, T2 इज इक्वल टू 4T1। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये अराइज होता है कि N की वैल्यू क्या आएगी। देखो इन्होंने क्या बोला है 5.6 लीटर हेलियम, तो ये 5.6 लीटर हेलियम है, इसको हमें मोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि N इज इक्वल टू मोल होता है, ठीक है। तो इसको सबसे पहले हम मोल में कन्वर्ट करेंगे। तो देखो यहाँ पे 22.4 लीटर हेलियम इज इक्वल टू क्या होता है, 1 मोल होता है। ये वैल्यूज फिक्स होती है, आपको पता होगा, केमिस्ट्री में आपने स्टडी किया होगा। 22.4 लीटर इज इक्वल टू 1 मोल होता है। और यहाँ पे कितना दिया है, 5.6 लीटर दिया है। तो इसको मोल में कैसे कन्वर्ट करोगे, 1 डिवाइड बाय 22.4 इंटू हमें क्या करना होगा, 5.6 करना होगा। तो यहाँ पे डिजिट शिफ्ट कर लो, ये एक डिजिट शिफ्ट किया, ये एक डिजिट शिफ्ट किया, तो कितना होगा 56 डिवाइड बाय 224 होगा। तो 56 1 जा 56, 56 4 जा 224, मतलब हमें आंसर मिलेगा 1 डिवाइड बाय 4 मोल, ठीक है। ये हमने मोल में कन्वर्ट कर लिया। 5.6 लीटर मोल में ऐसे कन्वर्ट करेंगे, उसको हम 1 डिवाइड बाय 22.4 से मल्टीप्लाई करेंगे उस वैल्यू को। कभी भी आप लोग याद रखो, अगर आपको मोल में कन्वर्ट करना है तो ये जो 1 मोल की वैल्यू होती है उस गैस की, उसको 1 डिवाइड बाय वो वैल्यू को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है।
तो 5.6 लीटर इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 4 मोल हमें मिला, मतलब n की वैल्यू हमें मिल गई। n कितना है, 1 डिवाइड बाय 4 है। ठीक है, ये इक्वेशन r के फॉर्म में है तो r एज इट इज रखो, r को चेंज मत करो। ठीक है, उसके बाद देखो ये T2 की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, 4T1 पुट करेंगे एंड माइनस T1 एज इट इज रहेगा, डिवाइड बाय 1 माइनस गामा की वैल्यू क्या है, 5 डिवाइड बाय 3, मोनो एटॉमिक गैस के लिए 5 डिवाइड बाय 3 है। सो दैट इज इक्वल टू, ये 1 डिवाइड बाय 4 नीचे आ सकता है तो यहाँ पे बस r बचेगा, 1 इंटू r, ये 4 हम लोग नीचे डिवाइड करेंगे, 4 नीचे लिखती हूँ, इंटू ये 4T1 माइनस T1 कितना होगा, 3T1 होगा, एंड 1 माइनस 5 बाई 3 उसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, 3 माइनस 5 डिवाइड बाय 3 होगा। ठीक है, अब देखो हमें बस कैलकुलेशन करना है, आपका फाइनल आंसर ऑलमोस्ट मिल गया है आपको। सो W इज इक्वल टू क्या आएगा, देखो W इज इक्वल टू यहाँ R एज इट इज रहेगा इंटू 3T1 डिवाइड बाय ये 4 इंटू 3 माइनस 5 कितना होगा, -2 होगा, और ये 3 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा इंटू 3। ठीक है, तो ये -2 मतलब 4 2 जा 8, सो ये 3 3 जा 9 होगा, 9 डिवाइड बाय 8 डिवाइड बाय 9 है, -9 डिवाइड बाय 8, R एज इट इज एंड T1 एज इट इज, ये आपका मिला वर्क डन। अब यहाँ माइनस का प्लस ले सकते हैं क्योंकि वो लोग डायरेक्टली मैग्नीट्यूड लेते हैं, तो यहाँ 9 डिवाइड बाय 8 R T1, क्योंकि पॉजिटिव निगेटिव वर्क डन ले सकते हैं हम लोग, डायरेक्शन बताता है वर्क डन क्या हो रहा है, ऑन द गैस से, बाय द गैस से, ये साइन हमें इंडिकेट करता है, बट इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 9 डिवाइड बाय 8 RT1। सो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो है 9 डिवाइड बाय 8 RT1। सो दैट वन इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आया, ऐसे इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, जेई एडवांस 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। अभी जो जेई में नया पैटर्न चल रहा है, कुछ इस प्रकार क्वेश्चंस पूछते हैं, मतलब कॉलम्स होते हैं मैच द पेयर टाइप। तो ये क्वेश्चन एडवांस में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत ही इजी था, अगर आपको डिटेल में सब पता होता आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के बारे में, तो आपको ये इजीली सॉल्व करते आएगा। तो क्वेश्चन देखो क्या है, उन्होंने 3 कॉलम्स दिए हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट में उन्होंने वर्क डन दिया है, सेकेंड में थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस दिए हैं, और थर्ड में उनके ग्राफ दिए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो वर्क डन का फॉर्मूला आपको पता है, सबके फॉर्मूलेज हमने डिराइव किए हैं। तो यहाँ पे देखो सबसे पहला फॉर्मूला क्या है, W12 का 1 डिवाइड बाय गामा माइनस 1 P2 V2 माइनस P1 V1। सबसे पहले क्वेश्चन क्या था इसके ऊपर वो मैं बताती हूँ। देखो सबसे पहला क्वेश्चन इन्होंने पूछा था, 2 क्वेश्चंस थे, 3 क्वेश्चंस थे एक्चुअली इसके ऊपर। सबसे पहला जो क्वेश्चन उन्होंने पूछा था वो क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन में, अभी इतना लिखते नहीं बेटी, क्वेश्चन चाहे तो आप लोग नोट डाउन कर सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्टली रिप्रेजेंट इन थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्टली रिप्रेजेंट इन थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, दैट मीन्स यूज्ड एज करेक्शन इन डिटर्मिनेशन इन स्पीड ऑफ साउंड। तो सबसे पहले तो आपको स्पीड ऑफ साउंड के बारे में पता होना चाहिए। अभी देखो स्पीड ऑफ साउंड डिटरमाइन करने के लिए सबसे पहले न्यूटन ने कहा था, न्यूटन ने इन्वेंट किया था कि साउंड जो है आइसोथर्मली ट्रैवल करता है एयर में। न्यूटन ने स्पीड ऑफ साउंड का हमें फॉर्मूला बताना है। स्पीड ऑफ साउंड के लिए न्यूटन ने क्या कहा था, साउंड चैप्टर जब स्टडी करोगे तो उसमें पता चलेगा, वैसे हमने किया भी है 11th में। न्यूटन ने कहा था कि एज पर न्यूटन स्टेटमेंट साउंड आइसोथर्मली ट्रैवल इन एयर, लेकिन वो स्टेटमेंट रॉन्ग था। उसके बाद लैप्लस ने उसके ऊपर इन्वेंशन किया और उसने बताया कि लैप्लस ने कहा कि साउंड जो ट्रैवल करता है वो एडियाबैटिकली ट्रैवल करता है एयर में। मतलब करेक्ट स्टेटमेंट क्या था कि साउंड एडियाबैटिकली ट्रैवल करता है। साउंड कैसे ट्रैवल करता है, एडियाबैटिकली। तो हमें इसमें से एडियाबैटिक के लिए कौन से पेयर मैच होंगे वो ऑप्शन लिखना था। ठीक है, तो सबसे पहले देखो इनके ऑप्शंस हम लोग बना लेंगे, मतलब कौन सी पेयर किसको मैच हो रही है ये हम लोग देखेंगे, उसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो ये वर्क डन का फॉर्मूला, मतलब यहाँ पे
फर्स्ट कॉलम में 1 2 3 4 ऐसे दिया है, सेकेंड कॉलम में 1 2 3 4 इंग्लिश लैंग्वेज में, ये रोमन नंबर्स में दिया है, ये 1 2 3 4 ऐसे नंबर्स में, और ये PQRS ऐसे दिया है। ठीक है, तो पहले हम पेयर्स मैच कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो फॉर्मूला है वो किसका है? एडियाबैटिक का है। अभी अभी हमने इन्वेंट किया है ये फॉर्मूला एडियाबैटिक का। मतलब पहली पेयर जो है दैट इज 1 किससे मैच कर रही है? एडियाबैटिक मतलब 4 के लिए, सो इट इज 4। और यहाँ पे देखो एडियाबैटिक का ग्राफ कौन सा है, मैंने आपको बोला है। अभी ये ग्राफ तो नहीं आएगा, ये कांस्टेंट प्रेशर का, ये कांस्टेंट वॉल्यूम का, तो ये दोनों छोड़ ही दो, सब ग्राफ हमने एक्सप्लेन किया है। इन दोनों में कंफ्यूजन है। तो इसमें सबसे ज्यादा स्लोप किसका दिख रहा है? ये कर्व थोड़ा कम स्लोप वाला है, ये कर्व ज्यादा स्लोप वाला है। तो जो कर्व ज्यादा स्लोप वाला है वो एडियाबैटिक का होता है, मैंने आपको बोला, क्योंकि फास्ट प्रोसेस है, वेरी वेरी फास्ट प्रोसेस। तो ये क्यू ऑप्शन जो है ये इसके लिए रहेगा। ठीक है, ये हो गया पहला पेयर। दूसरा पेयर देखो, W12 इज इक्वल टू माइनस P2V2 प्लस P1V1। मतलब यहाँ पे हमें P1V1 नहीं था, सिर्फ P था, तो PV2 माइनस PV1। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है? दोनों जगह पे P कांस्टेंट दिख रहा है, बस वॉल्यूम चेंज हो रहा है। मतलब माइनस P इंटू P कांस्टेंट निकाला तो ब्रैकेट में क्या रहेगा? V1 माइनस V2 रहेगा। तो ये P इंटू डेल्टा V ऐसा फॉर्मूला बनेगा। तो वॉल्यूम चेंज होता है लेकिन प्रेशर, ये कांस्टेंट प्रेशर का वर्क डन है। तो कांस्टेंट प्रेशर किस में आता है? कौन सी प्रोसेस में कांस्टेंट प्रेशर आता है? आइसोबारिक प्रोसेस में। तो सेकेंड के लिए हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा 3 आइसोबारिक। ठीक है, सेकेंड के लिए आइसोबारिक। एंड आइसोबारिक मतलब कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर के लिए ग्राफ कौन सा है? P वाला स्ट्रेट लाइन। तो ये हमारा ग्राफ रहेगा P। ओके, उसके बाद थर्ड देखो, थर्ड में हमें क्या पता चल रहा है? वर्क डन 0। वर्क डन 0 कब होता है? जब डेल्टा V मतलब चेंज इन वॉल्यूम 0 होता है, मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम रहेगा। कांस्टेंट वॉल्यूम कौन सी प्रोसेस में होता है? आइसोकोरिक प्रोसेस में। तो थर्ड के लिए हमें मिलेगा 2। एंड वो कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए ग्राफ कौन सा है? S। तो ये हमारा तीसरा पेयर। चौथा पेयर अभी आपको पता ही चल गया होगा, ये फॉर्मूला किसका है? दैट इज आइसोथर्मल का। मतलब फोर्थ के लिए हमें क्या रहे मिलेगा? 1 मिलेगा, और उसके लिए R, ये ग्राफ सही रहेगा। ठीक है, तो अभी हमने क्या क्या कहा? फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या चाहिए फिर? साउंड ट्रेवल एडियाबैटिकली। तो एडियाबैटिक के लिए कौन सा करेक्ट है? 4 वाला, मतलब ये ऑप्शन फर्स्ट 4 एंड Q। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? दिस ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन, फर्स्ट 4 एंड Q। तो ऐसे हम लोग लिखेंगे। ठीक है, नीचे ऑप्शन दे रहेंगे, आपको बस टिक करना होगा वहां पे। अब देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन, इसके ऊपर क्या पूछा था। 3 क्वेश्चन थे टोटल। थर्ड क्वेश्चन में उन्होंने ये पेयर्स ही पूछी थी, करेक्ट पेयर बताओ, और ऑप्शन दिए थे नीचे, तो वहां पे ये करेक्ट पेयर रहेगा। अब सेकेंड में उन्होंने क्या पूछा था देखो, विच कॉम्बिनेशन गिव्स रिजल्ट, which combination gives result delta U is equal to Q minus delta P। तो इसमें से कौन सा कॉम्बिनेशन हमें ये रिजल्ट देता है? देखो, सॉरी, Q इंटू डेल्टा P नहीं, यहाँ पे P डेल्टा V होना चाहिए, P डेल्टा V। तो ये कॉम्बिनेशन कौन सा रिजल्ट देता है? तो हमें पता है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, Q इज इक्वल टू क्या होता है? W प्लस डेल्टा U। सो डेल्टा U इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा? Q माइनस W। तो Q माइनस W मतलब W क्या है यहाँ पे? Q माइनस P इंटू डेल्टा V। ओके, तो यहाँ पे P डेल्टा V मतलब ये वाला ऑप्शन देखो, P डेल्टा V यहाँ पे है, इसका मतलब प्रेशर कांस्टेंट है, ऐसा उसका मीनिंग है। तो प्रेशर कांस्टेंट के लिए हमने कौन सा पेयर चुना है? सेकेंड के लिए आइसोबारिक मतलब थर्ड, एंड आइसोबारिक के लिए P मतलब कौन सा? सेकेंड, थर्ड एंड P। तो ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा। और थर्ड क्वेश्चन में उन्होंने क्या पूछा था? इसके लिए ऑप्शन B जो है ये करेक्ट ऑप्शन। सपोज मैंने इसको A कहा, इसको B कहा, इसको C, इसको D, ये वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा। और थर्ड क्वेश्चन उन्होंने क्या पूछा था कि ये पेयर्स बनाओ, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस की कौन सी पेयर यहाँ पे करेक्ट रहेगी। तो नीचे पेयर होगी और वहां पे आपको ऑप्शन टिक करना है, ऐसा क्वेश्चन था। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। देखो, अगर आपको सभी थ्योरेटिकल नॉलेज है तो आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते थे, इतना इजी क्वेश्चन उन्होंने पूछा था। बस थोड़ा डेप्थ में और सोचने की बात होती है, इसके लिए आपको सभी
टॉपिक्स का डिटेल में नॉलेज होना चाहिए, तो आप उस क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो देखो बच्चों, इसके आधे ही क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए। अभी तक इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए, वो सभी मुझे कवर करने हैं। तो इसके लिए मैं और एक वीडियो बनाऊंगी, सभी क्वेश्चन सभी टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। तो और सेपरेट से वीडियो बना के इसका MCQs जो दिए हैं आपके बुक में वो भी मैं लेने वाली हूँ। तो रिमेनिंग क्वेश्चंस एंड MCQs उसका मैं सेपरेट वीडियो बना के डालूंगी। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच। पढ़ाई करते रहो एंड बाय बाय।